Morning students, welcome in your classes with Rahul Gupta. Students, सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की. देखिए, ये फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ रिजल्टिंग आयंस, सॉल्यूशन ऑफ आयंस, दैट इज यू कैन स्टडी. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को देख लेते हैं. चलिए देखिए, इसमें NaCl का सॉल्यूशन होता है और करंट पास करते हैं डायरेक्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के लिए. अब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम सॉल्यूशन का यूज नहीं करते हैं वहां पर. ठीक है स्टूडेंट्स, और व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके 4 रेसिस्टेंस होते हैं. ये इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी सेल है जिसमें आपके प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं दोनों तरफ. ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं ये प्लेटिनियम के हैं और वायर से एक दूसरे से कनेक्ट हैं. आप देख सकते हैं वायर से कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली. इस इलेक्ट्रोड को नॉर्मली इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है. रीजन क्या है कि जो प्लेटिनियम है वो हमारा इनर्ट मेटल है, यानी बहुत कम रिएक्टिव मेटल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नीचे आपको लाइन साइन में दिख रहा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे को यहाँ पर रिपल्शन करेंगे. R इक्वल टू रो L अपॉन A. अभी आपने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, G0 इज इक्वल टू L अपॉन A. यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स. सो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज डिफिकल्ट. इसमें जो लेंथ की मेजरमेंट है या एरिया की मेजरमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट होती है. तो आपने अभी देखा कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A इक्वल टू कह सकते हैं आप L अपॉन K इंटू A. ये भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, रिलेशनशिप अप्लाई हो सकती है. चलिए आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी सेल के लिए जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है. देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रही होंगी ये वैल्यू कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन की वैल्यू है जो जनरल 25 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है. इसमें मोलरिटी, कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है. G स्टार इक्वल टू L अपॉन A इक्वल टू R इंटू के. G स्टार यहाँ पर सेल कांस्टेंट है. सेल कांस्टेंट जो होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इक्वल होता है. आगे बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिससे हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए R1, R2, R3, R4 4 रेसिस्टेंस इसमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं. ठीक है, यदि इन चारों के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं R1 R3 इक्वल टू R1 R4 होता है, यानी R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3 होता है. ये कुछ कंडक्टिविटी मेजर करने के इक्विपमेंट है जिनसे हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं स्टूडेंट्स. तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, G स्टार इक्वल टू L अपॉन है जिसे सेल कांस्टेंट कहते हैं. R इंटू कप्पा के इक्वल होगा. R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3. कप्पा इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R. G स्टार अपॉन R कह सकते हैं. अभी हम देख रहे थे जो इसमें कंडक्टिविटी मेजर करते हैं उसके लिए प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और ये एक कंडक्टिविटी सेल है. देखिए एक्वस सॉल्यूशन में प्योर वाटर के लिए और दूसरे सॉल्यूशंस के लिए ये इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है. इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लर्न कर लेना. नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम के बारे में. सो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी. कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी. सी क्या है? कंसंट्रेशन. सी इज इन मोल मीटर माइनस क्यूब माइनस 3 और जो कप्पा का है वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, सीमेंस मीटर इनवर्स. तो यूनिट हो गई लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके यूनिट को. फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल टू K इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी. चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं कंडक्टिविटी सेल का, इस पर बेस्ड. इन वैल्यू की एक बार देख लीजिएगा. मोलरिटी की वैल्यू देखिए 0.1, रेसिस्टेंस दे रखा है 200 ओम. ठीक है, सेम कंडक्टिविटी पर फील्ड किया जाता है NaCl जिसकी मोलरिटी 0.03 m है. सेल रेसिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम. मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. 0.03 मोल के लिए आपको NaCl के लिए कंडक्टिविटी 0.1 KCl सॉल्यूशन की दे रखी है. 1.29 सीमेंस पर मीटर कैलकुलेशन करनी है. सेल कांस्टेंट KCl की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन R KCl दे रखा है. G स्टार इक्वल टू R इंटू कप्पा, कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टेंस. कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे पहले आप. देखिए कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स. उसे हम मो इनवर्स या मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स कह सकते हैं. R KCl की वैल्यू दे रखी है. G स्टार मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यू R की और K की, R की और कप्पा की वैल्यू. आंसर आ जाएगा 258 मीटर इनवर्स, जिसे हम लिख सकते हैं 2.58 सेंटीमीटर इनवर्स. उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है कंडक्टिविटी ऑफ 0.03 m NaCl सॉल्यूशन के लिए.
तो कप्पा NaCl इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R NaCl, आप फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर NaKCl के लिए 258 अपॉन 500 ओम, सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.16 सीमेंस इनवर्स। फिर लैम्डा एम इक्वल टू निकालेंगे कप्पा NaCl अपॉन CnACl, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलरिटी। देखिए वैल्यू पुट कर दी 0.516 इंटू 1000 अपॉन 0.03 इक्वल टू आ गया 1.72। आगे देखिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पर, और कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे होता है। ये इक्विपमेंट हमें लगाने होते हैं कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। आगे देखिए कंडक्टिविटी, हमारी कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। इसमें हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन और एनायन, और ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ऑल्सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए भी है। So limiting molar conductivity is the conductivity of solution as it is electrolyte concentration approaches zero, यानी जिनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो जीरो होती है, वो होते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे हम लैम्डा नॉट एम कहते हैं। देखिए इस ग्राफ को देख लीजिएगा, इस ग्राफ में एक्स एक्सेस पर कंसंट्रेशन और वाई एक्सेस पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपकी। देखिए किस तरीके से वैल्यू आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी KCl सोल्यूशन के लिए। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस के रूट सी। अब केस क्या है यहाँ पर, यह है कोलरास कॉफिशिएंट, खरास कॉफिशिएंट होता है के। NaCl में देखिए 1 इलेक्ट्रोलाइट होंगे आपका, एक Na प्लस का आयन होगा, एक Cl माइनस का आयन होगा। CaCl2 की बात करेंगे तो 2:1 का रेशियो रहेगा वहां पर, क्योंकि Cl के आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। MgSO4 के लिए 2:2 का रेशियो रहेगा, दोनों पर 2 प्लस चार्ज होंगे। Mg पर +2 चार्ज है और SO4 पर भी -2 चार्ज है। खरास को देख लीजिए, ये साइंटिस्ट है हमारे फेडरिच खरास, इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस या खरास लॉ जिसे हम कहते हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इन्होंने बताया था कि जो हमारी मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन और कैटायन के इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट होती है। फॉर अ सॉल्ट ऑफ जनरल फॉर्म AyBz एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट एम इक्वल टू वाई लैम्डा नॉट ए प्लस जेड लैम्डा नॉट बी। देखिए Na के लिए वैल्यू और SO4 के लिए वैल्यू आपको दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम सल्फेट के लिए। एक क्वेश्चन से सॉल्व कर देंगे। देखिए Na2SO4 के लिए 2 Na आयन होंगे, 1 SO4 2 माइनस आयन रहेंगे। यदि हम खरास लॉ की बात करेंगे तो ये लॉ था आपका, ये रूल था। तो Na2SO4 के लिए 2 लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 50.1 प्लस 160 हो जाएगी वैल्यू, ऐड करके आपके पास आ जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 260.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा इस चीज के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव अ लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए वैल्यू बहुत धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है, और जब इंक्रीज होती है तो वो वैल्यू कांस्टेंट होती चली जाती है मोलर कंडक्टिविटी उसकी। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट कंप्लीटली बट द कंडक्टिविटी इज सो लो दैट इट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। यदि कंडक्टिविटी लो है तो उसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो यूज करेंगे खरास लॉ फाइंड आउट करने के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा नॉट एम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग अपॉन लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट अ गिवन टेम्परेचर K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा था, जहां पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/2 फैक्टर में पढ़ाया गया था। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्वेश्चन में आपको मोलरिटी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कप्पा की भी और मोलरिटी की भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27.88 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब मोलर कंडक्टिविटी के बाद आपको कैलकुलेट करनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट।
देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.06168। ये इसका यूनिट तो कोई होता नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालें तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो शॉर्ट आउट करने के बाद आंसर आ जाएगा 8.25। अब इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या होता है, आपके दोनों कंडक्टर एक ही सॉल्यूशन में आपके होते हैं, उसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज मिक्स हुआ होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। देखिए जिस तरीके से हम अपने मोबाइल को या आपको बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो आपकी क्या है, उसे चार्ज कर रहे हैं आप, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बिल्कुल वही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। दोनों ही आपके इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक ही सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जैसे आपके घरों में लगी हुई बैटरीज, देखिए ये कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ होगा इसके अंदर। देखिए की इसमें ऐड होने के बाद क्या होगा, पावर फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, आयंस एक तरफ से रिलीज होंगे दूसरी तरफ से बनेंगे, एक तरफ कैथोड लिया है एक तरफ एनोड लिया है। रिडक्शन जो होगा वो आपका कैथोड पर होगा, ऑक्सीडेशन जो होगा वो आपका एनोड पर होगा, एनोड कैथोड ध्यान से देख लीजिए। रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लीजिए इधर ध्यान से, कॉपर की किस तरीके से रिएक्शन होगी आपकी, ये आपकी रिडक्शन की है। ऑक्सीडेशन की इधर रिएक्शन देख लीजिए, रिडक्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, एनोड जो होगा वो आपका पतला होता चला जाएगा, कैथोड जो है वो मोटा होता चला जाएगा। ये डिफरेंट रहता है आपका गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसमें एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसके अंदर, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। देखिए इसमें क्या है, कैथोड जो है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी आपकी। इसके अलावा सेल पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। थोड़ा सा डिफरेंस इसे नोट कर लीजिएगा आप कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या रहता है। इसके अलावा यदि कोई भी सेल होता है उसमें ऑक्सीडेशन पर एनोड होता है, रिडक्शन पर कैथोड होगा, ये तो डेफिनेट है, ये सिमिलरिटी भी है। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर लेंगे, कैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, देखिए कैथोड का काम करेगा। मोल्टन एल्यूमिनियम लिया हुआ है जो जिससे आप प्योर एल्यूमिनियम या प्योर कॉपर यूज करते हैं। इसमें कुछ हमारे सेल ऐसे होते हैं जिनमें मेटल को प्योर करने के लिए हम इस सेल का यूज करते हैं, रिफाइनिंग में यूज करते हैं इसे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेटल आपका कम होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और जो इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट हो रही है आपकी। तो इस तरीके से मेटल रिफाइनिंग के लिए भी इसका यूज किया करते हैं हम। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर और गोल्ड आपका ये एनोड स्लग में अलग हो जाता है, सोडियम के लिए भी, मैग्नीशियम के लिए भी और इसके अलावा एल्यूमिनियम के लिए भी हम यूज करते हैं इसे। उसके बाद फराडे, मिशेल फराडे थे, उन्होंने इस चीज पर एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, जिन्हें हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ देखिए, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। यानी कि जो हमारी क्वांटिटी हम पास कर रहे हैं उस चीज पर डिपेंड होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा प्रोसेस में हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स में धीरे धीरे करके। इस तरीके देखिए सेकंड लॉ भी देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। एनोड है, कैथोड है, एम है, मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स ई है, तो m1 अपॉन e1 इक्वल टू m2 अपॉन e2 हो गया। यानी इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ अ मेटल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस अ कैटायन। So we can say that the amount of charge passed through the cell Q equal to current into time, Q equal to IT, ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल। तो फॉर्मूला का जो आपका यूनिट हो जाए वो कूलाम इक्वल टू एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। कूलाम आपका Q का यूनिट होता है, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, तो कूलाम इक्वल टू एम्पियर सेकंड। एम मेटल की बात करें तो मेटल पे यदि n प्लस चार्ज है तो वो n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वांटिटिव एनालिसिस होता है इसमें। यदि हम हाफ रिएक्शन की बात करें तो हाफ रिएक्शन किस पर बेस करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल पे डिपॉजिट होने वाले हैं। द हाफ रिएक्शन रिलेट्स द नंबर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन को भी देख लीजिए आप, कैसे आपकी ये सिल्वर की रिएक्शन और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। सिल्वर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर
each mole of silver ions that reduce change on 1 electron equal to 1.6021 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। तो देखिए चार्ज आपको पता है 1.6021 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी आपकी 96,487 कूलम मोल इनवर्स। मैंने अभी आपको वैल्यू बताई थी, ये 1 फेरेड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 फेरेड। हम फेराडे बोलते हैं, फेराडे नहीं होता, एक्चुअल में फेरेड वर्ड होता है ये, फेरेड। वी कैन से दैट 1 फेरेड इज इक्विवेलेंट टू 96,500। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे? चार्ज फाइंड आउट करेंगे, कितना चार्ज इसमें पास हो रहा है। तो Q इक्वल टू आई टी, कूलम इक्वल टू एम्पेयर इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। टाइम कितना है? 15 मिनट्स, 15 इंटू 60 इक्वल टू 900 सेकेंड्स हो गए। करंट आई की वैल्यू की बात करें 2.50 एम्पियर। चार्ज पास थ्रू द सेल, Q इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई विद 2.50, वैल्यू आ गई 2250 कूलम्स। सेकेंड होता है फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हाफ रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम मेटल बन जाएगी आपके पास। सो वी रिक्वायर 2 इंटू 96,487 कूलम्स टू डिपॉजिट 1 मोल और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो देखिए फॉर 2250 कूलम्स मास ऑफ Mg डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई विद 2250 अपॉन 2 इंटू 96,487। ये वैल्यू नीचे उठकर आ जाएगी। देखिए इन दोनों को सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2798 ग्राम। ये मास आपका डिपॉजिट होगा। आगे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे वर्क करता है। यदि हम गैस की बात करें, हाइड्रोजन देखिए और क्लोरीन, NaCl सॉल्यूशन अपना 3 अलग अलग स्टेजों पे वर्क करता है, जहां पर एक्वस NaCl सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए आपके, जो इलेक्ट्रोड है इस तरीके से आपका इक्विपमेंट मेजर किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड में। आपको दिख रहा होगा कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड में देखिए एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा गोल्ड इलेक्ट्रोड होता है, तीसरा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है। ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, देखिए एनोड और कैथोड। कॉपर क्या है? डिसॉल्व किया जा रहा है, कॉपर डिपॉजिटेड हो रहा है दूसरे पर। इम्प्योरिटीज स्लैग की फॉर्म में वहां से कम होती जाएंगी, दिख रही होंगी आपको। नीचे से आपका जो मैटर है वो प्योर होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ जाकर कलेक्ट हो रहा है। सो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देख लीजिए बहुत ध्यान से, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड में यही डिफरेंस होता है आपका। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन थी, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और लास्ट में आपका लिथियम था। इसे ध्यान से देखिए किस तरीके से आपका सोडियम वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लोअर वोल्टेज रखने होते हैं हमें यहाँ पर, हाई वोल्टेज रखेंगे तो वो और तेज, उतनी ही तेज से वर्क करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन NaCl, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से आपके इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं। आयरन का कैथोड है, कार्बन एनोड लिया है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है आपका, आयरन कैथोड की फॉर्म में ले ही रखा है आपने। मोल्टन सोडियम दूसरी तरफ आपका कलेक्ट हो रहा है, रिएक्शन होगी NaCl इज इक्वल टू Na प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके पास हो रहे होंगे, यहाँ से पास बाहर तक निकल के जा रहे हैं, और क्लोरीन आयन किस तरीके से वहां से रिलीज हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन NaCl, दैट इज द टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। दीज आर द रिएक्शंस, यू कैन नोट डाउन। NaCl की रिएक्शन, H2O की एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन, और इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड पर, एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। देखिए कैथोड की अभी रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ध्यान से दोबारा से देख लीजिए कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है। उसके बाद आपकी बाकी रिएक्शन देखिए पॉसिबल जो भी है। इक्विवेलेंट क्या होगा? हाइड्रोजन के लिए 0.00 होता है, सोडियम के लिए -2.71 वोल्ट होता है। ये वाटर की रिएक्शन है, H+ आयन OH- आयन। सो कैथोड पर कंडीशन देख लीजिए, आपको रिएक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं।
देख रहा होगा आपको सुटेबल रिएक्शन किस तरीके की है। और एनोड पर रिएक्शन भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका ई नॉट सेल की वैल्यू 1.36 वोल्ट और वाटर के लिए जो वैल्यू है ऑक्सीजन की, वहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू 1.23 वोल्ट आ रही है। तो ये जो होगा काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, ये वाला एनोड पर जो हो रहा है। सो यू कैन चेक दैट फाइनल रिएक्शन एट कैनोड, एनोड और नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन NaCl प्लस H2O प्लस इज इक्वल टू Na प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर इसे एक बार स्टडी कर लीजिएगा, कंप्लीट रिएक्शन आपकी रिप्रेजेंट हो गई। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसे एक बार टेबल को चेक कर लीजिए, एक्वस NaCl सॉल्यूशन की वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर यह बात आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांजिशनल मेटल कौन सी हैं और रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स कौन सी हैं। इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपको ब्लू साइन से दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी मेटल्स हैं जो अलग अलग दिखाई दे रही हैं आपको, जिसमें केवल मेटल ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रही है मेटल आयन से। और ये दूसरी जो चीज है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं, इसमें आपके नॉन मेटल्स ही हैं अधिकतर, और मेटल भी हैं तो वो प्रोड्यूस हो रही हैं, बट वो आयंस में है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ लेनी है। चलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देख लीजिए, क्लोरीन की, आयोडीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, वाटर के लिए, और इनकी ई नॉट की वैल्यू को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कुछ और रिएक्शन देख लीजिए, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है आपकी, इसे नोट करते चलिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, आपको बहुत बेनिफिटेड रहेगा इसका। और वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें स्टूडेंट, प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ही नहीं आप 12th 11th और 12th के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, जिसमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में वैल्यू मिलती है। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग के, मतलब लॉग आपका एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन आप देख लीजिए, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की, किस तरीके से रिएक्शन होती है वहां पर। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, कैसे प्रोडक्ट और बैलेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट होंगी इसमें सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर। एज्यूम कर लेंगे इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट है आपका। देखिए रिएक्शन देख लीजिए, कैथोड पर एनोड रहेगा, कैथोड और एनोड पर आपके सिल्वर नाइट्रेट के लिए वैल्यू है। सिल्वर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सिल्वर नाइट्रेट वाटर से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर केवल उसके लिए वहां पर वर्क कर रहा है रिएक्शन को पास करने के लिए। कैथोड की रिएक्शन देख लीजिए, एनोड की रिएक्शन देख लीजिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देख लीजिए। अब इसमें इक्वलाइजिंग करनी है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन में आपके जो लेफ्ट और राइट के इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 4Ag प्लस 2H2O इज इक्वल टू 4Ag प्लस O2 प्लस 4H प्लस। एक और देख लीजिए जिसमें आपका सोडियम सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, उसका एज्यूम करना है इलेक्ट्रोड जो है वो भी इनर्ट है। ध्यान से रिएक्शन को देखिए, सोडियम सल्फेट की किस तरीके से रिएक्शन होगी कैथोड पर और एनोड पर, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। देख रही होगा आपको रिएक्शन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। चलिए इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी आपके पास, 6H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस OH माइनस 4OH माइनस। ये आपके सॉल्यूशन रहेंगे, ये आपकी हाफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, देखिए किस तरीके से। कॉरिज्म में इसमें एक पॉइंट और है आपका, कॉरिज्म में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निश ऑफ सिल्वर, प्लेटिना ऑन कॉपर। तो मेटल जितनी भी होती है वो कॉरिज जरूर होती है, थोड़ी बहुत हो चाहे पर होती जरूर है स्टूडेंट्स। अब कॉरिज्म को आप कैसे स्टडी करेंगे, देखिए क्या होता है, धीरे धीरे करके जहां पर भी आपका मॉइस्चर एयर की ज्यादा प्रेजेंस होती है वहां पर आपका क्या होता है, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मेटल कॉरिज्म स्टार्ट होती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसका। देखिए वाटर की रिएक्शन कैसे होगी वहां पर और कैसे मेटल ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है। नॉर्मली आयरन पर बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है, उस पर मॉइस्चर एयर का या एसिड्स वगैरह बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। देखिए कॉरिजन मेटल पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, उस पर ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, इस तरीके से लेयर बना लेंगे। आपका आयरन जो होगा वो एनोड का वर्क करेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको कैसे इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं।
आयरन रिप्रेजेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एनोड की ऑक्सीजन देख लीजिए आप, ये ऑक्सीडेशन पर क्या रिएक्शन होगी, इसकी ई ऑक्सीजन की वैल्यू -0.44 वोल्ट होती है। कैथोड की रिएक्शन देख लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन देखिए आपका O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2S2O। ई रेड की वैल्यू आपकी 1.23 वोल्ट। ओवरऑल रिएक्शन CO2 प्लस H2O की H2CO3 बना लेगा कार्बनिक एसिड, SeSO2 वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, और ये कन्वर्ट जो होगा वो 2H प्लस SO3 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस इज इक्वल टू 2Fe2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी आप। इसके लिए ई सेल की वैल्यू प्लस 1.67 वोल्ट होगी आपकी। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है अपने आप में एक। लास्ट रिएक्शन देख लीजिए 4Fe2 प्लस O2 इज इक्वल प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8AH माइनस। इस तरीके से ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बना लेती है Fe2O3 XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। देखिए आप बिल्डिंग, डैम्स, इलेक्ट्रिकल टावर्स, इन पर रस्टिंग हो जाती है अधिकतर यदि हम प्लेटिंग ना करें तब। तो स्टूडेंट जब रस्टिंग होती रहती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, वहां पर डीप होल होने लगते हैं। होल होने के बाद वो क्या है, बिल्कुल बेकार होने लगता है। इस तरीके से रस्टिंग का इफेक्ट होता है। और जितने भी आयरन से बने इक्विपमेंट होते हैं उन सब पे तो रस्टिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए उसे प्लेटिंग व्लेटिंग करते हैं हम, यानी कि उस पर मेटल का वर्क भी करते हैं। इसमें हमारे क्या मनी की भी लॉस होती है, पब्लिक सेफ्टी भी नहीं हो पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड, अब ये देखेंगे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम पेंटिंग कर देते हैं। पेंट करने से यानी सरफेस कवर हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, बाइस्फेनल बन जाता है, और उससे मेटल पे पेंट करने पर एक अलग लेयर बन जाती है, जिससे वाटर और एयर का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए टिन की कोटिंग हो गई, उस पर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स था, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा कोटिंग होने के बाद। इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करेंगे तो प्रिवेंशन रोकने के लिए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उस पे कोटिंग कर सकते हैं दूसरे किसी मेटल की। यदि आप कोटिंग करेंगे तो उससे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में वो मेटल की कोटिंग करते हैं जो आसानी से एयर, ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन नहीं करती। आयरन कैथोड की वर्क करेगा, मेटल क्या होगा, सरफेशियल एनोड बन जाएगा वहां पर। तो अक्सर क्या होता है, वो आपका जितना भी आयरन का इक्विपमेंट बिकता है उन सब पर पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पहले से ही हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आयरन से ऊपर के वो हैं आपके, उन पर आप कोटिंग कर सकते हैं। जैसे जिंक की कर लेते हैं, एल्यूमिनियम की कर लेते हैं, मैग्नीशियम की कर लेते हैं। अब प्रिवेंशन के लिए कैथोडिक प्रिवेंशन और भी है कि वहां पर सोल्डर कनेक्शन कर दिए जाते हैं। एक मैग्नीशियम रोड की देखिए इस तरीके से कनेक्शन कर दिया गया है स्टील पाइप पर। तो कैथोड जो है वो आपका स्टील पाइप है, एनोड जो है वो मैग्नीशियम रॉड है आपकी। धीरे धीरे करके क्या होता है, वो मेटल वहां पर उस चीज पर वर्किंग करती रहती है, मच फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन रिप्लेसिंग द पाइप इटसेल्फ। ये आपको टेबल का ध्यान रखना है। इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच ऑफ द मेटल दोज कुड प्रोवाइड कैथोडिक प्रोटेक्शन टू आयरन। इसमें पूछा गया है कौन कौन सा आयरन के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन का वर्क करेगी। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और जिंक। तो देख लीजिए 1 by 1 उसकी वैल्यूज को देख लीजिए। देखिए आयरन की वैल्यू कितनी है, -0.44 है, और बाकी दोनों की वैल्यू भी देख लीजिए, कॉपर की, निकल की, जिंक की, एल्यूमिनियम की। तो जिंक और एल्यूमिनियम जो होंगे उनकी वैल्यू जो है वो माइनस में और कम है आयरन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो तो और जल्दी रिएक्टिव कर लेंगे, तो वो आसानी से उसकी लेयर हम चढ़ा लेते हैं जिंक की या एल्यूमिनियम की, क्योंकि वो मोर रीडली ऑक्सीडाइज होते हैं आयरन से, जबकि कॉपर और निकल जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियोस यदि आपको पसंद आए हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली, गुड बाय।